अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फार्मानाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने 7th सेमेस्टर की बायोफार्मास्यूटिक्स को स्टार्ट किया था, यानी 4th प्रॉफ आपका जो है उसमें से हम सिलेबस को देख रहे थे। तो डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं आपके सिलेबस की, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन। सिलेबस में आपको ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जीआईटी अब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में, यानी आपको फोर्सेस का पता होना चाहिए जो ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ड्रग की फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और डिफरेंट ओरल डोजेज फॉर्म्स की किस हिसाब से अब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो टॉपिक है इसको मैंने लियोन शार्जल से और बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स की बुक से लिया हुआ है। और लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जो फैक्टर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स और दूसरे हमारे होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में भी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर हमारी ड्रग की फ़िज़िको केमिकल फैक्टर्स भी आ जाएंगे और उसके फार्मूलेशन फैक्टर्स भी आ जाएंगे कि किस तरह से वो ड्रग जो है वो फार्मूलेट हुई हुई है। तो हम शुरू करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स से। उससे पहले हमने लिखा हुआ है कि सिस्टमिक अवेलेबिलिटी एंड ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन आर अफेक्टेड बाय ब्लड फ्लो, यानी उस एरिया पे जितनी परफ्यूजन होती है, जितनी ब्लड फ्लो होती है, उस हिसाब से ड्रग की अवेलेबिलिटी होती है। चूँकि ड्रग ने जो है पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होना है और फिर ब्लड के थ्रू उसने अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाना है। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे, उतना ज़्यादा उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। सेकंड फैक्टर, ड्रग के फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं, हम अब उन्हें देखेंगे और फिर उस लिहाज से देखेंगे कि क्या उनका एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, कह रहे मैनी ड्रग्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली। क्यों उन्हें एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जा सकता? बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। के हो सकता है कि वो ड्रग जो है वो इनस्टेबल हो हमारी जीआईटी के अंदर, या उसकी डिग्रेडेशन हो जाती हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस क्यों देते हैं? क्योंकि अभी जो फ़िलहाल हमारे पास फार्मूलेशन है इंसुलिन की, वो डिग्रेड हो जाती है हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। क्योंकि इंसुलिन इज़ बेसिकली पेप्टाइड इन नेचर, ठीक है, उसमें दो चेन्स होती हैं, ए चेन और बी चेन, तो उसकी जो है डिग्रेडेशन हो जाती है। इसी हिसाब से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप नाइट्रोग्लिसरीन की बात कर लें, तो वह हम जो है सबलिंगुअल दे रहे हैं उसकी टैबलेट। क्यों सबलिंगुअल दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम उसे ओरली देते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं। इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर यानी ये ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सेल के अंदर से ड्रग को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, जैसे हमारे पी ग्लाइकोप्रोटीन है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रिसेप्टर्स इस तरह से होते हैं जो अब्जॉर्ब हुई हुई ड्रग को भी पकड़ के एक्सक्लूड और इफ्लक्स कर देते हैं, उसका सेल से बाहर निकाल देते हैं। फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पहले है ड्रग सॉल्युबिलिटी का फैक्टर और ड्रग की डिसोल्यूशन रेट और पार्टिकल साइज और इफेक्टिव सरफेस एरिया, उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, साल्ट फॉर्म है, लिपोफिलिसिटी, पीकेए ऑफ ड्रग और ड्रग की स्टेबिलिटी वगैरह। अब यहाँ पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट के हवाले से बात करें तो हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अब हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा प्लाज्मा है वो 92% या 91% जो तकरीबन वाटर पे मुश्तमिल है, और जो हमारा ब्लड है तकरीबन 51% वाटर है। ठीक है, तो अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी ना तो वो क्या करेगी कि वो उसके अंदर ईजीली डिज़ोल्व हो सकती है, यानी डिसोल्यूशन उसका जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग की बात करें तो उसकी डिसोल्यूशन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जल्दी नहीं होगा। तो यही वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है देयर डिसोल्यूशन इन बॉडी फ्लूइड्स इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, के बहुत आहिस्ता हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिसोल्यूशन उनकी जो है वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की बात करें उनके लिए तो डिसोल्यूशन एक प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी हमारी बॉडी फ्लूइड में। उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है कि सेल मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स करना, उसके अंदर परमिएशन उनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स पे मुश्तमिल होता है एंड फास्फोलिपिड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर।
ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिहाजा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स को पास करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यही वो बता रहा है कि उनकी जो परमिएशन है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ड्रग का पार्टिकुलर साइज़ और सरफेस एरिया जनरली जो रूल है, जनरली जो बात की जाती है वो यही की जाती है कि जैसे ही हम ड्रग को स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करते हैं, पार्टिकल साइज़ उसका कम कर देते हैं, उसका सरफेस एरिया पार्टिकल साइज़ कम करने से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर कि ड्रग की जो साइज़ है उसको डिक्रीज़ करने से उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होती। पॉलीमॉर्फिज्म ड्रग अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ये फिनोमेनन पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं वो एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। पॉलीमॉर्फ्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास स्टेबल पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, अनस्टेबल मेटास्टेबल वंस होते हैं। तो जो स्टेबल पॉलीमॉर्फ्स होते हैं उनकी कहता है एज लोअर एक्वस सॉल्युबिलिटी। क्यों? वो स्टेबल फॉर्म में है, वो रेजिस्ट करेंगे कोई भी चेंज अगर आ रहा होगा कि नहीं हमने जो है ना वो नहीं होना। जबकि जो मेटास्टेबल वंस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इस वजह से वो फिर कहते हैं कि चलो हम पहले ही स्टेबल नहीं हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उनकी यानी कि डिसोल्यूशन फिर उस टाइम ज़्यादा हो जाती है। अब पोलेमॉर्फिज्म का एक फैक्टर और भी है कि पोलेमॉर्फ्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे वो चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए तो पोलेमॉर्फ्स जो है हमारी डोजेज फॉर्म में जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो फिर वो जो ड्रग है हमारी वो डिग्रेड हो जाती है। तो ये खैर इससे रिलेटेड नहीं था, अलग से एक बात थी। साल्ट फार्म आपको पता है कि हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो वीकली एसिडिक या वीकली बेसिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक स्ट्रॉन्गली बेसिक ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारी जीआईटी ट्रैक के अंदर एक पीएच रेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टमक हमारा जो है वो तकरीबन 2 से 6 तक जाता है फास्टिंग कंडीशन में, और जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं वो 8 तक पीएच चला जाती है उसकी। ठीक है, तो मसला होगा हमारी ड्रग्स के लिए अगर वो ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा बेसिक होगी तो ड्रास्टिकली या तो वो हमारी जीआईटी ट्रैक को फिर इन्फ्लुएंस करेगी, तो या फिर उसकी अपनी डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो पीएच जो है ना उसमें जैसे एक ड्रग एसिडिक ड्रग है तो वो बेसिक इन्वायरमेंट में जब जाएगी तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, और जब किसी ड्रग की आयोनाइजेशन हो जाती है ना तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं हो सकती फ्रॉम द बॉडी। ये एक बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है जो जनरल फार्माकोलॉजी में भी काम आता है और आपकी बायोफार्म में भी काम आएगा, और इससे रिलेटेड आपको आगे कुछ एक्सटेंशंस भी मिलेंगी जिनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ड्रग की पीकेए लिपोफिलिसिटी और जीआई पीएच, यानी इसमें हम आगे जाके पीएच पार्टीशन थ्योरी भी पढ़ेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ड्रग की पीकेए, उसकी लिपोफिलिसिटी और एक हमारे पास लॉग पी वैल्यू होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डीएचए है, बीपीएससी है, कैप्स का टेस्ट है, तो उनमें आपसे पूछ भी लेते हैं कि अगर ड्रग जो है वो इस लॉग पी वैल्यू में है, यानी फॉर एग्जांपल 0 से 3 तक है, तो फिर वो किस तरह की ड्रग होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं या आपसे पेपर में वो अलग से पूछ लेते हैं कि आप जो है डिफ़ाइन करें, हाउ डू यू डिफ़ाइन पीकेए, या आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या उसके बारे में जानते हैं, लिपोफिलिसिटी ड्रग की क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या हाउ द लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग विल इफेक्ट इट्स अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे और एग्जामिनर आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने मर्जी वेरी लगा लें। तो कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन अगर हो ड्रग मॉलिक्यूल 100 डाल्टन से ज़्यादा तो पैसिव डिफ्यूजन से ही वो हो सकती है एब्जॉर्ब, और हमारी ज़्यादातर ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन से होती हैं, बहुत कम ड्रग्स हैं जो किसी और रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पीकेए जो है वो पीएच होती है। अब ये भी देख लें कि ये पीएच है, इज़ द पीएच एट विच हाफ ऑफ द ड्रग इज़ इन आयोनाइज्ड फॉर्म और हाफ इज़ इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, और ड्रग की एब्जॉर्प्शन हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो रही होती है और पीकेए वैल्यू हर ड्रग के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, और ये हमारे पास के ओ डब्ल्यू ओ जो डब्ल्यू है ओ डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ये ऑयल फेज़ और वाटर फेज़ के अंदर ड्रग की डिसोसिएशन को कहते हैं कि ड्रग किस हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनिक फेज़ और वाटर फेज़ के अंदर या एक्वस फेज़ के अंदर कैसे अपने आप को पार्टीशन करती है, अपनी किस तरह अपने आप को जो है ना उनके दरमियान डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ये पार्टीशन कोएफिशिएंट को कहते हैं। और पीएच आप जानते हैं कि अब अगर एक ड्रग वीकली एसिडिक है तो फिर उसकी पीएच जो है वो थोड़ी एसिडिक साइड पे होगी,
और वाइस वर्सा फॉर बेसिक ड्रग्स। पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है इसकी मैं कोशिश करूँगी अलग से वीडियो बना लूँ जिसमें आपकी सर डेरिवेशन भी हो ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। पीएच पार्टीशन थ्योरी कहता है दोज ड्रग्स दैट आर मोर लिपिड सोलुबल टेंड टू ट्रैवर्स सेल मेम्ब्रेन्स मोर इजीली देन लेस लिपिड सोलुबल और मोर वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होती हैं जैसे हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो बॉडी फ्लूइड में डिसोल्यूशन होती है। उन्हें सेल मेम्ब्रेन ट्रैवर्स करने में या उससे परमिएट करने में मसला नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की तो दे आर मोर इजीली और रेडिली सोलुबल इन आवर बॉडी फ्लूइड्स, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि परमिएशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक इन नेचर है और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो पोलर नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा मसला आ जाता है। फॉर ड्रग्स दैट एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज वीक एसिड एंड बेसिस द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द ड्रग्स डिफ्यूजनल परमिएबिलिटी। अब ये इस बारे में भी हमने भी बात की कि ड्रग जो है वो अपने सिमिलर पीएच में, जैसे वीकली एसिडिक ड्रग है तो वो वीकली वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है अनआयोनाइज फॉर्म में होगी और जहाँ वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है, वीकली बेसिक इन नेचर हैं, और जब वो हमारे जो है जाएंगी इंटेस्टाइन में तो वहाँ चूँकि पीएच हमारी बेसिक इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो अनआयोनाइज फॉर्म में होंगी, लिहाजा उनकी एब्जॉर्प्शन फिर कहाँ से होगी? इंटेस्टाइन से होगी। तो ये वाली बात उसने बताई है। आयोनाइज स्पीशीज़ ऑफ ड्रग कंटेन्स आर चार्ज। जब आयोनाइज्ड होते हैं तो क्यों उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती? क्योंकि उस टाइम वो कह रहे हैं उनके ऊपर होता है एक चार्ज एंड इज़ मोर वाटर सोलुबल दैन द नॉन आयोनाइज स्पीशीज़। तो उस टाइम जो वो ड्रग है वो वाटर सोलुबल ज़्यादा होती है। अब वाटर सोलुबल होने की वजह से क्या होगा कि लिपिड से पास करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर हम अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़ की बात करें तो कहते हैं अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़ जो हैं वो उस टाइम वो मोर लिपिड सोलुबल होते हैं। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिपेंड अपॉन बोथ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और pKa ऑफ द ड्रग, पीएच मीडियम, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, pKa पे भी, pH पे भी, और इन सब पे डिपेंड करेगी और फिर उसी हिसाब से आयोनाइजेशन होती है हमारी ड्रग की। लेट्स स्टार्ट आवर पीएच पार्टीशन थ्योरी। कहते हैं पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है वो इंटर रिलेशनशिप बताती है बिटवीन पीएच, पीकेए और लिपिड सॉल्युबिलिटी, और इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस की गई हैं पीएच पार्टीशन थ्योरी में। कौन कौन सी अजम्पशन हैं कि हमारी ड्रग जो है वो पैसिव ट्रांसफ़र से एब्जॉर्ब हो रही है और ड्रग जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है और ड्रग जो है वो सफिशेंटली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अब पीएच पार्टीशन थ्योरी हमारे पास जो है वो वीकली एसिडिक ड्रग्स के लिए भी है और वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए भी है। फॉर वीक एसिडिक ड्रग्स, हम वीक एसिड ड्रग की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो मेन फार्मूला है, ठीक है, और ये लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, और एंटी लॉग को हम 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। जिनका मैथ से थोड़ा बहुत वास्ता रहा है वो इस चीज़ को जानते होंगे। जैसे एंटी लॉग ज़ीरो जो है, अगर हम बात करें जो ये एंटी लॉग अगर हम लें ज़ीरो के साथ तो ये आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरह हम एंटी लॉग 1 लें तो ये आंसर आएगा 10। एंटी लॉग 2 लें यानी 10 की पावर 2 लिखें तो क्या होता है? 100 आता है, ठीक है। तो इस तरह से एंटी लॉग को हम जो है वो 10 की पावर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइज स्पीशीज़, और 1 माइनस अल्फ़ा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ अनआयोनाइज स्पीशीज़, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं व्हेन pH इज़ इक्वल टू pKa, तो फिर क्या होगा कि ड्रग जो है 50% आयोनाइज होगी, 50% अनआयोनाइज होगी। अब ये चीज़ आप किधर से जो डिराइव कर सकते हैं? अगर आप इस वैल्यू के अंदर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर लिखें pH इज़ इक्वल टू pKa तो वो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो एंटी लॉग 0 हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो अब 1 माइनस अल्फ़ा को दूसरी साइड पे ले जाएं, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे तो उसमें इसको मैं आपको हैंड रिटन करके बता दूँगी किस तरह से हमने डेरिवेशन की है। फिर क्या होगा कि अगर आपको डेरिवेशन आ जाएगी ना तो फिर आप पेपर में कैलकुलेटर तो लेके जाएंगे ही, ज़ाहिर है न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पीएच अगर pKa के इक्वल हो या pH 1 यूनिट ग्रेटर, 2 यूनिट ग्रेटर, 1 यूनिट बिलो, 2 यूनिट बिलो। बाकी आपको ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आपको सारी वैल्यूज़ उस टाइम मिल जाएंगी और आप उसको लिख सकेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अलग से हो जाएगी।
ठीक है। वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए भी उसने जो है ना वो ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें PKA माइनस PH है, उसमें जो है वो PH माइनस PKA था, और वीकली बेसिक ड्रग के लिए PKA माइनस PH है। और ये वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल इनका आंसर वीकली बेसिक ड्रग के इन्वर्ट में आएगा, लेकिन हम इसको जो है वो ड्राइव करके देख लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास उसने दी हुई हैं कि एस्पिरिन हमारे पास वीकली एसिड ड्रग है, तो वो क्या होगा, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जो है वो आयोनाइज फॉर्म में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें। और इरिथ्रोमाइसिन चूँकि एक वीकली बेसिक ड्रग है, तो वो हमारे स्टमक में जाएगी या एसिडिक पीएच में जाएगी, तो फिर आयोनाइज हो जाएगी और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो वहाँ से मुश्किल हो जाएगी। हेंडरसन रसेलबैक की क्वेश्चंस भी आपको आनी चाहिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल से आगे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।